हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नया एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। पीपीटीज वाइज मैंने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे, होता क्या है उसके एसेंशियल एलिमेंट। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कोई डाउट होगा तो आप बाय कमेंट पूछ सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चैनल को अगर आप सब सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट लॉ के रिगार्डिंग कोई टॉपिक हो गया तो उनकी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले जाए। इस वीडियो में पढ़ाई के अलावा, मतलब लॉ के टॉपिक के अलावा, और जो लेटेस्ट एग्जाम होने वाले हैं या उनके रिजल्ट, ये सारे अपडेट आप सबको मिलते रहेंगे। तो टॉपिक आज है हमारा थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो ये चारों टॉपिक हैं, ये चारों टॉपिक इंडियन पैनल कोड जो कि 1860 में बनाया गया था, तो 80 इंडियन पैनल कोड 1860 जो आईपीसी है उसके चैप्टर 17 में रखा गया है। तो मैं आप लोगों को और अच्छे से यहाँ पे क्लियर करके बता देता हूँ कि जो हमारा थेफ्ट वाला टॉपिक है, तो थेफ्ट वाला टॉपिक हमारा कहाँ पे है? आईपीसी। आईपीसी 8060 में आया था, ठीक। आईपीसी 8060 के चैप्टर नंबर 17 में है, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 17 है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट चैप्टर है आईपीसी में, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। चैप्टर नंबर 17 जो है वो सबसे लार्जेस्ट चैप्टर है, ये आप सबको ध्यान में रखना है। और इसमें चार प्रकार के ऑफेंसेस बताए गए हैं जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी के खिलाफ होते हैं। जैसे कि जब आप आईपीसी पढ़ोगे तो आईपीसी में जो ऑफेंसेस होते हैं उन ऑफेंसेस को मतलब एक तरीके से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो थोड़ा अच्छे से समझना, मैं आप लोग को थ्योरी बता करके तब टॉपिक पे आता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अब कोई ऑफेंस हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं भी ये ऑफेंस हो गया। तो ऑफेंसेस को टू टाइप में डिवाइड किया गया। पहला ऑफेंस होता है अगेंस्ट बॉडी और दूसरा ऑफेंस होता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो अगेंस्ट बॉडी ऑफेंसेस है वो हमारा चैप्टर नंबर 16 में बताया गया है, और जो अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो चैप्टर नंबर 17 में बताया गया है, ठीक। तो सबसे बड़ा जो चैप्टर नंबर है वो 17 है, और जो छोटा जस्ट इससे छोटा है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो चैप्टर नंबर 16 है। तो ये ध्यान में रखना ना। तो आज हम लोग ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब ऑफेंस जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं वो हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले थेफ्ट स्टार्ट मैं करूंगा कि थेफ्ट क्या होता है। बेसिकली आप सब थेफ्ट के बारे में पहले सुने होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट वे में हम कब कहते हैं कि थेफ्ट कंप्लीट हो गया, या कब हम कहते हैं कि थेफ्ट हुआ या चोरी हुआ, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले क्लियर एकदम लिख दिया गया, थेफ्ट जो है वो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। मतलब थेफ्ट हमारा किसके अगेंस्ट ऑफेंस है? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, ठीक है। चैप्टर 17 में ये मैंने पहले बता दिया। फिर नेक्स्ट उसमें जो पॉइंट मार्क करने वाला है, चलो उसे मैं मार्क करते रहूंगा यहाँ पे ताकि आप लोग को क्लियर होता रहे। पहला तो ये आप देखोगे, जो थेफ्ट आपका हो गया वो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया। ये पहले तो आप इसे यहाँ से मार्क करो, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर आपने देख ही लिया 17 में, इसे भी देख लिया। फिर इसे सेक्शन 378 में बताया गया है। ये सेक्शन जरूर ध्यान रखना कि थेफ्ट जो है वो 378 में डिफाइन किया गया है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि थेफ्ट होता कब है। तो आप जानते हो, सबसे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था जो एलिमेंट ऑफ क्राइम पे था। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे पहले आप आईपीसी जब शुरू में स्टार्ट करोगे तो एक है एलिमेंट ऑफ क्राइम, एक है स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो एलिमेंट ऑफ क्राइम के लिए ध्यान में रखना, या किसी भी क्राइम को करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक पर्सन, और उस पर्सन का डिसऑनेस्टली इंटेंशन होना चाहिए। और डिसऑनेस्टली इंटेंशन को मेंस रिया भी बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल एक रखते हैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए।
देखो अब मान लेते हैं कि अब थेफ्ट का ऑफेंस होने वाला, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे समझने की कोशिश करना। थेफ्ट मान लेते हैं कि कोई करने वाला है ना, तो थेफ्ट करने के लिए सबसे पहले एक आदमी चाहिए, तो ये चलो मैंने एक आदमी ले लिया, ठीक है। अब ये आदमी किस चीज का थेफ्ट करेगा, तो ये आदमी किसी प्रॉपर्टी का करेगा। तो प्रॉपर्टी मान लिए कि ये एक टेबल मैंने ले लिया, ठीक है, अब ये एक टेबल है, या ये मान लेते हैं एक बुक है ये, ठीक है, इसमें मैंने देखो ए बी लिख भी दिया ना। अब मान लेते हैं अब जो ये वाला आदमी है वो इस किताब को चुराना चाहता है, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान में रखना, तो पहले तो एक आदमी चाहिए जिसका डिसऑनेस्टली इंटेंशन हो, ठीक है, मतलब जब भी कोई पर्सन क्राइम करेगा तो उसका इंटेंशन डिसऑनेस्टली या डिसऑनेस्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ध्यान में रखना कि जब ये आदमी इस प्रॉपर्टी को चुराना चाहेगा तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह हम, या जिस प्रॉपर्टी को हम एक जगह दूसरी जगह मूव करा सके, ठीक है, वो मूवेबल होती है। वैसे ये मूवेबल इमूवेबल बहुत अच्छे से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है। फिलहाल मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना ही समझना जिस प्रॉपर्टी को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करा लेते हैं वो मूवेबल होती है, और जिस प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह हम मूव नहीं करा पाते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा अच्छे से समझना कि अब ये आदमी हो गया, इस किताब को चुराना चाहता है, ये किताब मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि डिसऑनेस्टली इंटेंशन ये हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए दूसरा हो गया। तीसरा कि ये किताब किसी न किसी के पोजेशन में होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ कि मान लेते हैं कि रोड पे कोई चीज गिरी हुई है, चाहे रिंग हो गया, चाहे बुक हो गया, या कोई भी चीज हो गया, तो आपने उसे उठा के अपने पास रख लिया तो चोरी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए चोरी होने के लिए ये जो मैंने ये किताब यहाँ पे बनाया ना, ये किताब किसी न किसी के पोजीशन में होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने, मतलब इस आदमी ने इस किताब को किसी न किसी के पोजीशन में से लिया, मान लेते हैं इस आदमी के पोजीशन में था, तो इसके पोजीशन में से लिया, वो भी विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट, ठीक है। विदाउट थोड़ी स्पेलिंग देख लेना आप सब, यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ तो समझाने के लिए बस, तो स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस आप सब नहीं करना है, बहुत इधर गड़बड़ भी है, राइटिंग भी अच्छी नहीं है। तो ध्यान में रखना कि इस आदमी ने मूवेबल प्रॉपर्टी लिया इस आदमी के पोजीशन में से, वो भी विदाउट कंसेंट, ठीक है। और साथ ही साथ लास्ट में आप ध्यान में रखना मूवेबल प्रॉपर्टी का मूवमेंट होना जरूरी है, ठीक है। मूवमेंट होना प्रॉपर्टी में जरूरी है थेफ्ट होने के लिए। तो जब ये पांचों एलिमेंट मिल जाते हैं तब हम कहते हैं कि कोई ऑफेंस जो कि एक थेफ्ट है वो कंप्लीट हो गया, या थेफ्ट ऑफेंस कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले क्या, जैसे मान लेते हैं कि ये दो हम कैरेक्टर रखेंगे, ए, दूसरा कैरेक्टर हो गया बी। ए ने बी के पोजेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट उसकी कंसेंट जब मूव करा देता है, तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं थेफ्ट। ये आपका थेफ्ट का ऑफेंस, ये मतलब ये आपका थेफ्ट का ऑफेंस अब कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं आप लोगों के डेफिनेशन पे। तो अब देखो आप सब डेफिनेशन आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि whoever मतलब जो कोई, इंटेंटिंग मतलब कि विद इंटेंशन मतलब विद डिसऑनेस्टली इंटेंशन, any movable property out of possession of any person without the person consent, मतलब कि जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन के विदाउट कंसेंट से और उसके पोजेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी का मूव कराता है, तो इसे हम बोलते हैं थेफ्ट। यहाँ पे देख लो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, और बाकी मैंने पीछे आपको एकदम अच्छे समझा ही दिया कि क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं, कैसे कैसे सारी चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आप सब देखना, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी आप लोगों को। इसके पहले मैं एलिमेंट आप लोगों को बता करके तब मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो यहाँ पे एलिमेंट आप सब अच्छे से देखना। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखो। तो पहला तो हो गया मेंस रिया, मतलब डिसऑनेस्टली इंटेंशन। डिसऑनेस्टली इंटेंशन को मेंस रिया भी बोला जाता है, ये चीज ध्यान में रखे रहना। ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने अभी पीछे बताया, ठीक। नेक्स्ट, तीसरा, तीसरा आप लोग देखो, सच प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी किसी पर्सन के पोजीशन में से लिया जाना जरूरी है, वो भी नेक्स्ट एलिमेंट है विदाउट कंसेंट। एंड लास्ट, मूव्स, मतलब कि
प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हो तो उसके लिए उसमें मूवमेंट होना जरूरी है, ये भी ध्यान में रखना, जैसा कि मैंने पीछे आप लोगों को एक कहानी लेकर के समझा दिया था। ठीक, अब इसके मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि थेफ्ट में क्या मतलब, थेफ्ट के कितने एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन माने क्या होता है, पहले आज ये समझते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी ऑफेंस पढ़ना या कोई डेफिनेशन पढ़ना, ऑफेंस डेफिनेशन डेफिनेशन थ्योरी कुछ भी पढ़ना आप सब, तो ये जरूर ध्यान में रखना कि जो एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन उस, जैसे मान लेते हैं आपने एक थेफ्ट का थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ा, ठीक, या मान लेते हैं कल्पेबल होमिसाइड का डेफिनेशन पढ़ा, ठीक, तो इसके भी एक्सप्लेनेशन है, इसके भी एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन हमेशा उसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन ऊपर दिए गए डेफिनेशन या ऊपर दिए गए थ्योरी को ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन का वर्क क्या रहता है, एक्सप्लेनेशन का वर्क रहता है, मतलब वो एक्सप्लेनेशन अगर थ्योरी का रहेगा तो थ्योरी को एक्सप्लेन करेगा, डेफिनेशन का रहेगा तो डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन करेगा। ये चीज आप सब ध्यान में रखे रहना, बहुत अच्छे से ये चीज ध्यान में रखने रखे रहना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो अब यहाँ पे थेफ्ट के 5 एक्सप्लेनेशन है, तो सिंपल सी बात है, ये पांचों एक्सप्लेनेशन का वर्क क्या होगा कि थेफ्ट को ही और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। जैसे थेफ्ट में मतलब कई सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो क्या इसे माना जाना चाहिए, क्या उसे माना जाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पांचों एक्सप्लेनेशन उसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब जो डाउट आते हैं थेफ्ट के रिगार्डिंग, उन्हीं डाउट को ये पांचों एक्सप्लेनेशन क्लियर करेंगे। ठीक, जैसे कि पहला, जैसे मान लेते हैं कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि क्या एक पेड़ की चोरी की जा सकती है। जैसे मान लेते हैं कि अभी एक ट्री है, चलो मैं ट्री अपने थोड़े में बना भी देता हूँ, अब ये ट्री है, ठीक है, अब ये मान लेते हैं अर्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या इसकी चोरी पॉसिबल है, क्या इसको चुराया जा सकता है। तो देखो, अभी मैंने पीछे बताया था कि थेफ्ट होने के लिए प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ट्री है वो जब तक अर्थ से अटैच है, किससे, अर्थ से, मतलब जब तक जमीन से अटैच है तब तक तो इसका चोरी होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे इस ट्री को मान लेते हैं, अब ये एक मैंने चाकू ले लिया, ठीक है, जैसे इस ट्री को इस चाकू से, चाकू मतलब बड़ा सा औजार कोई हो, चाकू तो बड़ा छोटा हो गया, चाकू हो तो बड़ा वाला चाकू हो, ठीक है, तो अब मान लेते हैं जैसे इस चाकू से इस ट्री को काट करके यहाँ से अलग कर दिया जाएगा, तब ये ट्री थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर, मतलब पहला एक्सप्लेनेशन यही बता रहा है कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर अर्थ से अटैच है तो क्या उसकी चोरी होना पॉसिबल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब तक कोई सब्जेक्ट मैटर अर्थ से अटैच है तो वो चोरी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे अर्थ से सेपरेट कर दिया जाता है, सेपरेट मतलब अलग कर दिया जाता है, काट के अलग कर दिया जाता है, तब वो चोरी का सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा। तो पहला तो यही एक्सप्लेनेशन हो गया, क्योंकि आप सब जानते होंगे विलेज में बहुत बार ट्री का मतलब पेड़ों का चोरी हो जाता है, पेड़ वेड़ हो गए, ठीक है, तो क्वेश्चन यही उठा कि पेड़ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका चोरी जब हो रहा है तो उसे कैसे मतलब किस कैटेगरी में रखा जाएगा, और चोरी हुआ तो यहाँ पे ये था कि मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, बट पेड़ इमूवेबल है। तो ये सही बात है, तो एक चीज ध्यान में रखे रहना, ठीक, मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, इसे अच्छे समझने की थोड़ा कोशिश करना कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसे इमूवेबल बनाया जा सकता है, ध्यान में रखे रहना, और अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसे मूवेबल बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक फैन, फैन आप जब मार्केट से खरीद के लाए तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी थी, लेकिन जैसे इसे आपने ऊपर वाले दीवार से अटैच कर दिया तो ये क्या, दीवार से फैन अटैच होते ही क्या बन गया, इमूवेबल। ठीक है, और अब इसका लेते हैं, इमूवेबल वाले का एग्जांपल, एक ट्री है, ट्री जब तक अर्थ से अटैच है, जब तक ट्री अर्थ से अटैच है तब तक ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
इमूवेबल। ठीक, लेकिन जैसे आप इसे कट किए, ठीक है, कट करने के बाद ये पेड़ आपका क्या बन जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये था, मूवेबल प्रॉपर्टी को इमूवेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है, या मूवेबल को इमूवेबल में, और इमूवेबल को मूवेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एग्जांपल ये हो गया कि अगर कोई पेड़ है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसे कट करके मूवेबल बना करके उस चीज की चोरी की जा सकती है। ये चीज ध्यान में रखना ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला एक्सप्लेनेशन आई थिंक आप सब लोग को क्लियर हो गया होगा। वो तो ट्री के ऊपर बेस है, या तो कोई चीज जो अर्थ से अटैच है, तो उसे हम अर्थ से सेवर करके, मतलब अलग करके, सेपरेट करके उसे हम चुरा सकते हैं। दूसरा, मूविंग अफेक्टेड बाय सम एक्ट विच अफेक्ट द सेवरेंस में बी थेफ्ट। काफी अच्छा ये है। देखो, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये दूसरा है। जैसे कि दूसरा ये बताता है कि क्या, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोगों को ज्यादा बेटर क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक डॉग का। ठीक है, अब आप सब बताओ कि डॉग कौन सी प्रॉपर्टी है। तो डॉग या एनिमल, ये सब सारी चीजें मूवेबल, डॉग हो गया, कोई एनिमल हो गया, सब मूवेबल प्रॉपर्टी कैटेगरी में आती हैं। तो क्या एक डॉग का थेफ्ट पॉसिबल है, और थेफ्ट या चोरी होगा तो कैसे होगा। तो यहाँ से अच्छे समझना, एक इलिस्ट्रेशन है, उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ए है, ठीक है, और ये डॉग हो गया, और ये डॉग किसका है, बी का है। ठीक है, ये डॉग हो गया, और डॉग जो ये है ये बी का है। ठीक, अब ए को अगर डॉग चुराना है तो कैसे चुराएगा। ए के पास बिस्किट था, बिस्कुट को निकाला, और डॉग को पहले एक बिस्किट यहाँ फेंका, फिर इसे जब खाया तो एक और फेंक दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे फेंका, फिर यहाँ फेंका, फिर ऐसे 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 करते करते बिस्किट फेंकते फेंकते ए इस डॉग को अपने घर के अंदर ला करके अब ये गेट बंद कर दिया। ठीक, तो ये थेफ्ट हो गया। कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई खाने की चीज है, और उसके थ्रू आप किसी एनिमल को लालच दे करके, और उसमें लालच दे करके मूवमेंट करा रहे हो, और फिर वो आपके अगर अंडर में आ जा रहा है तो भी ये थेफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, मैंने बताया था थेफ्ट में मूवमेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है, तो दूसरा एक्सप्लेनेशन यही बता रहा है, ये रहा दूसरा एक्सप्लेनेशन, कि आपने मूवमेंट जो मूव कराया, वो वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर से कराया, तो ये भी एक आपका थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आता है कॉजिंग अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग ए ऑब्स्टिकल। तो ये काफी अच्छा इलिस्ट्रेशन है, इसे भी अच्छे से आप सब समझना। जैसे मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, एक चीज लिखा है रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल। जैसे कि अब ये इलिस्ट्रेशन रहने देते हैं, हम यहाँ पे आप लोग को दूसरा इलिस्ट्रेशन बताता है। जैसे मान लेते हैं अब ये हॉर्स का, ये मान लेते हैं हाउस हो गया, ठीक है, जहाँ खूब ढेर सारे घोड़े रहते हैं। ठीक है, एक हॉर्स ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये सारे मान लेते हैं क्या है, हॉर्स। अब ये एक ग्राउंड में मान लेते हैं, वो एक बड़ा सा फील्ड है, और उसमें गेट वेट है, उसमें ये सब बंद है, और ये मान लेते हैं गेट है। ठीक है, और आपने अगर इस गेट को ओपन कर दिया, ठीक है, मतलब ये कोई ऑब्स्टिकल है, ठीक है, और आप इसे रिमूव मतलब हटाना, ओपन करना, कुछ भी बोल लो। तो ये जो हॉर्स है, और हॉर्स अगर इस चीज में, अगर इस फील्ड में है, और इस फील्ड का ये गेट है, और इस गेट को आपने ओपन कर दिया, और ये हॉर्स मूव कर गए, मतलब कि भाग गए। ठीक है, मूव कर गए या भाग गए, तो ये भी चीज थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कॉज अ थिंग, ये तो हो गया। नेक्स्ट है थेफ्ट बाय मींस कॉज एन एनिमल टू मूव। तो अब यहाँ पे चौथा नंबर आप सब अच्छे से समझना है कि ये फोर्थ वाला क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि थेफ्ट बाय मींस कॉज एन एनिमल टू मूव, मतलब कि
आपने एनिमल को मूव करा दिया। जैसे एग्जांपल एक आपको अच्छे से कहानी मतलब बताते हैं तो काफी अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे मान लेते हैं अब ये खूब ढेर सारे सिर्फ आप सब जानते होंगे भेड़ जो होते हैं, जैसे मान लेते हैं अब ये पूरा फॉरेस्ट है। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट है, देखो मैं पेड़ वेड़ भी बना दिया। हम्म, ये फॉरेस्ट है, ठीक है, पेड़ थोड़ा बेकार बना हुआ है लेकिन आप लोग काम चला लेना। ये छोटे छोटे वाले पेड़ हो गए। चलो, अब इस फॉरेस्ट में अब ये एक आदमी है, वो अपने शिप को मतलब भेड़ को लेकर के आया। भेड़ कई सारी हैं, एक, 1 2 3 4 5 6, कई सारी। ठीक है, अब ये कई सारी शिप है मतलब भेड़ है। ठीक है, अब अगर ये आदमी इन भेड़ों को अगर चुराना चाहता है तो कैसे चुराएगा? अगर अब ये आदमी ने बोला इससे कि तुम मेरे भेड़ को देखते रहना, हम भेड़ बकरी गाय मान लेते हैं, गाय ही चलो एग्जाम्पल रख लेते हैं। इस आदमी ने इससे बोला कि तुम मेरे काऊ को देखते रहना और मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है, अब ये सारे काऊ इस जंगल में थे, बट अगर ये आदमी डिसऑनेस्टली इंटेंशन से इन सारे काउस को अगर अपने इच्छा अनुसार साउथ या अपने इच्छा अनुसार किसी भी डायरेक्शन उन्हें हाँक देता है, किसी भी डायरेक्शन उन्हें ले जाता है, या हाँकना मतलब उन्हें कोई दूसरा मतलब डायरेक्शन दिखा देता है जाने के लिए, तो ये भी थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स आप सब ध्यान में रखना, क्योंकि विदाउट एग्जांपल आप सब चीजों को भूल जाओगे। इसके बाद आप सबको जो भी डाउट रहेगा बाय कमेंट पूछना, तो मैं चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये चार हो गया। और पांचवा जो एक्सप्लेनेशन है वो कंसेंट की बात कर रहा है। तो कंसेंट इंक्लूड एक्सप्रेस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब जो कंसेंट होता है वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। तो विदाउट कंसेंट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको किसी पर्सन ने इम्प्लाइड कंसेंट दिया है अपना चीज ले जाने के लिए, अपना बाइक ले जाने के लिए, अपना हॉर्स ले जाने के लिए, अपने कपड़े ले जाने के लिए, अगर इम्प्लाइड कंसेंट है तो थेफ्ट नहीं माना जाएगा। मतलब कंसेंट हमेशा कौन सा होना चाहिए? अरे दोनों नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों कंसेंट नहीं होनी चाहिए थेफ्ट के लिए। ठीक है, अगर कंसेंट है, दोनों में से कोई भी कंसेंट है तब थेफ्ट नहीं माना जाएगा। मतलब अगर एक्सप्रेस भी कंसेंट आपको मिला है अपने फ्रेंड के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू किसी चीज को ले जाने के लिए, तो भी थेफ्ट की कैटेगरी में आप उस चीज को ले, इससे मान लेते हैं आपका फ्रेंड आपको इम्प्लाइडली कंसेंट दिया है या एक्सप्रेसली कंसेंट दिया है बुक को ले जाने के लिए, तब आप उसे ले गए तो थेफ्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। थेफ्ट की कैटेगरी में आने के लिए कंसेंट दोनों तरीके की नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना। तो ये देखो आपका थेफ्ट हो गया हमारे मेरे अकॉर्डिंग आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग बाई कमेंट आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप लोगों को नेक्स्ट ऑफेंस आता है एलिमेंट हो गया। हाँ, नेक्स्ट इसका पनिशमेंट देख लेते हैं। तो इसका पनिशमेंट सेक्शन 379 में बताया गया है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मैं मार्क कर देता हूँ। 3 ईयर है और फाइन है, या दोनों, मतलब 3 साल प्लस फाइन भी रहेगा, मतलब 3 साल या फाइन या दोनों लग सकता है। ठीक, एक बड़ा अच्छा सा केस था, इसलिए मैंने सिर्फ इस वाले टॉपिक में केस मेंशन करके रखा है। केस है अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इसमें बताया गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो आप लोग कटिया उटिया मार करके लाइट वाइट अपने घर में ले जाते हैं, पहले के टाइम पे लोग ऐसा ही करते थे। तो ये क्वेश्चन उठा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी होती है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो लोग कटिया के थ्रू अपने घर में लाते हैं, तो क्या वो थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा या मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा? तो यहाँ पे बोला गया नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चुराना थेफ्ट नहीं होगा और वो मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप सब ध्यान में रखे रहना। नेक्स्ट, यहाँ पे और दो तीन चीजें मैंने बताई है, वो अच्छे से आप समझाते हैं आप लोगों को। हाँ, फिश, द ह्यूमन बॉडी इधर लिविंग और डेड, कांट बी कैन नॉट बी अ मूवेबल, मतलब मछली आप सब अच्छे जानते हो, खूब खाते होंगे बहुत सारे लोग। डेड मतलब ह्यूमन बॉडी, चाहे वो जिंदा है या मर गया, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी कैटेगरी में नहीं आती।
तीसरा, बट मम्मी कैन इज प्रॉपर्टी, मतलब मम्मी मतलब वो होता है कि कोई पर्सन मर गया तो उसकी बॉडी को उसकी फैमिली वाले एक संदूक होता था बड़ा सा, उसमें करके अपना रखे हैं, उसमें ऑयल डाल करके आप फ्रिज में ऐसे करके रखते हैं। बहुत माना, मतलब ऐसा माना भी जाता है फॉरेन में, मम्मी को रख देते हैं इस होप से कि ये इन फ्यूचर जिंदा हो जाएगा। आप सब यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे, रावण की मम्मी को रखा गया है, रावण की मम्मी नहीं, मम्मी, मम्मी मतलब उसकी बॉडी को, जो बड़ी सी बॉडी है उसको रखा गया है, इन फ्यूचर हो सकता है वो जीवित हो जाए। ऐसे तमाम प्रकार की कहानियां हैं। और साउथ में वो फॉरेन मूवी, आप सब इंग्लिश मूवी देखे होंगे तो उसमें मम्मी की कई सारी मूवी है, मम्मी 1 2 3 4 ऐसे करके कई सारी मूवी बनी हुई है, तो देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप सबका थेफ्ट टॉपिक मेरे हिसाब से आप लोग का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप सब पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन और रॉबरी, ये दोनों ऑफेंस में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चीजों को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा अच्छे से सुनना, क्योंकि आप जितने अच्छे से सुनोगे उतने अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो थोड़ा मैं इसे नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। एक्सटॉर्शन, तो एक्सटॉर्शन पहले तो आप ये बताओगे सेक्शन, ये आपने देख लिया 383 में बताया गया है। ठीक, तो सेक्शन कौन सा हो गया मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, सेक्शन 383। अब एक्सटॉर्शन कब होता है तो अच्छे से थोड़ा समझना कि हु एवर, मतलब यहाँ पे आपने ये तो देख लिया एक पर्सन है, ठीक है, हु एवर पुट पुट्स अनदर पर्सन इन पोजीशन ऑफ फियर, मतलब एक आदमी ने दूसरे आदमी को फियर के पोजीशन में डाला, ठीक है, और इंजरी कॉज करने के लिए, और उसे डिसीजफुली, मतलब एक तरीके से बेईमानी पूर्ण आशय से कह रहा है कि मेरे को कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करो, ठीक है, या कोई वैल्यूएबल गुड्स डिलीवर करो, ठीक है, या उसके किसी रिलेटिव को फियर में डाल करके उससे कह रहा है कि मेरे को कोई डॉक्यूमेंट दो, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट दो, चाहे साइन, मतलब वो डॉक्यूमेंट साइन भी हो सकता है, और इन फ्यूचर उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं कि वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलो मैं एग्जांपल लेके आप लोग को समझाता हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा। वैसे ये थोड़ी चीजें गड़बड़ है। हाँ, तो एक्सटॉर्शन को पहले मैं एक कहानी इसके थ्रू समझा करके फिर आप लोगों को क्या कहते हैं कि डेफिनेशन पे बताते हैं। तो एक्सटॉर्शन, देखो होने के लिए क्या क्या पहले चाहिए, ठीक है, पहले इसमें एक कैरेक्टर ने ले लिया, ठीक है, दूसरा कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, तीसरा कैरेक्टर ले लिया, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हम मान लेते हैं कि इसके पास एक प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट आप लोग कंफ्यूज हो गए, हम चेक रख लेते हैं, चेक, इसके पास एक चेक है 5 लाख रुपए का, ठीक है, यहाँ पे ए ने क्या काम किया, ए ने या ए ने बी को थ्रेट दिया, ठीक है, और थ्रेट दिया इंजरी कॉज करने के लिए कि हमें अपना ये 5 लाख वाला चेक दे दो घर से ला करके, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर ए ने बी से ऐसा कहा तो, या ए ने बी के लड़के सी से, जो यहाँ पे सी है वो सी किसका लड़का है, बी का, मतलब बी का सन है सी, ए ने बी के सन सी को बताते हुए बी से ये कहा, मतलब ए ने कहा बी से कि मैं तुम्हारे बेटे सी को मार डालूंगा या उसे किडनैप कर लूंगा, नहीं तो आप मेरे को ये 5 लाख वाला चेक दे दो, ठीक है, या ए ने बी, मतलब ए ने सी को अपने पास पकड़ा, फिर बी को बुलाया और कहा कि ये 5 लाख वाला चेक मुझे दे दो, या एक वैल्यूएबल मतलब तुम्हारे पास कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट या वैल्यूएबल कोई डॉक्यूमेंट है, या प्रॉपर्टी का कोई कागजात है, या पैसे, वो मुझे दे दो। तो ये सब जब चीज की डिमांड की जाती है तो एक प्रकार से इन्हें हम एक्सटॉर्शन बोलते हैं। अब देखो यहाँ से आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा कि
जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को फियर में डाला, या उसके उससे रिलेटेड पर्सन को, मतलब ए ने बी को फियर में डाला, या बी के लड़के सी को फियर में डाला, और इसलिए डाला कि मेरे को कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करो, ठीक है, मतलब मेरे को प्रॉपर्टी आप दो, या कोई वैल्यूएबल गुड्स दो, ठीक है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दो, चाहे वो मतलब वो उस पे साइन हुआ हो, ऐसा डॉक्यूमेंट दो जिससे हम बाद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सके। तो मेरे हिसाब से आप लोग का क्लियर होगा, ए ने बी को या उसके उसके बेटे सी को अ, पकड़ करके कहा कि मेरे को ये प्रॉपर्टी लाओ, या ये डॉक्यूमेंट लाओ, या ये चेक लाओ, और ये लाओगे, ये मतलब अगर मेरे को नहीं दोगे या नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया। अब मैं इसके एलिमेंट्स आप लोगों को दिखाता हूँ। तो एलिमेंट्स आप सब अच्छे समझना, इसके तीन एलिमेंट हैं। तो पहला एलिमेंट इसका ये है कि आपने इंटेंशनली किसी पर्सन को फियर में डाला, मतलब फियर इन द सेंस भय में, आपने इंटेंशनली किसी पर्सन को फियर में डाला। दूसरा यहाँ पे क्या है कि इंटेंशन, द एक्ट मस्ट बी डन इंटेंशनली एंड डिसीजफुली, मतलब कि जो आपने एक्ट किया, मतलब जो आपने किसी पर्सन को फियर में डाला, वो इंटेंशनली एंड बेईमानी पूर्ण था। तीसरा, एन अनरीजनेबल फोर्स शुड बी शोन टू टेक प्रॉपर्टी, आपने अनरीजनेबल फोर्स का यूज भी किया या दिखाया उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, या वैल्यूएबल गुड्स को लेने के लिए, या डिलीवर करने के लिए उसे अनरीजनेबल फोर्स का भी आपने यूज किया, ठीक है। तो ये इसके तीनों एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट, इसके वो पनिशमेंट, इसमें यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3 साल या फाइन या दोनों। तो ये पनिशमेंट हो गया, पनिशमेंट में कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं, तो बिल्कुल फैक्चुअल चीजें होती हैं। इसमें एक केस था, केस काफी इंटरेस्टिंग केस है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे मेंशन किया है। आपने कि ए को ये, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी एक, मैं इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझाता हूँ। इस पर्सन ने इस पर्सन को, मतलब ए ने बी को थ्रेट दिया या फियर में डाला कि अ, आपका किसके साथ इलिजिटिमेट रिलेशनशिप है। तो अगर आप किसी पर्सन को ये बताने के लिए फोर्स कर रहे हो, उसे थ्रेट में डाल रहे हो, इंजरी कॉज करने के लिए कह रहे हो, तो ये भी क्या होगा, एक्सटॉर्शन। ये ध्यान में रखे रहना, एक्सटॉर्शन, ये ध्यान में रखे रहना आप सब, कि इस तरीके की एक्टिविटी आप कर रहे हो तो वो भी एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब आप किसी पर्सन को इसलिए फियर में डालें कि उसका उसका इलिजिटिमेट रिलेशनशिप किस मैन से है या किस मैन से है, तो ये भी एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब स्टार्ट होता है आप लोग का टॉपिक, एक रॉबरी। हाँ, एक चीज आप सब ये ध्यान में रखना कि जब मैं आप लोगों को ये चारों टॉपिक पढ़ा लूंगा, तो चारों टॉपिक पढ़ाने के बाद इनमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा, जैसे कि थेफ्ट है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। ये चारों पढ़ाने के बाद मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगा। तो ये चारों कंप्लीट होने के बाद आप सब वीडियो को रिमूव करना, या वीडियो को आप लोग क्लोज करना, उसके पहले चीज़ों को अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। एक्सटॉर्शन में पूछ लेते हैं, रॉबरी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दोनों में क्या गैप डिफरेंसेस है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। लास्ट में मैंने बड़ा अच्छा सा चार्ट भी रखा है यहाँ पे, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो रॉबरी, तो रॉबरी तो आप पहले बताओगे कि रॉबरी सेक्शन 319 में बताया गया है, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए सेक्शन बताने में। तो रॉबरी तो आप में पहले आप सेक्शन बता दिए, फिर आप बताओगे इन ऑल रॉबरी देयर इज एदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। मतलब रॉबरी में क्या रहता है, थेफ्ट रहता है या एक्सटॉर्शन रहता है, या ये भी हम कह सकते हैं कि रॉबरी में दो में से कोई एक चीज जरूर मिला रहेगा, या थेफ्ट ही आगे चल के रॉबरी बनता है, या थेफ्ट ही आगे थेफ्ट ही आगे चल के रॉबरी बनता है, या एक्सटॉर्शन ही आगे चल के रॉबरी बन सकता है। मतलब थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन दोनों को रॉबरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कब कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ।
लेकिन बताने से पहले मैं आप लोग को एलिमेंट इसके बता करके तब को बताता हूँ। तो पहले रॉबरी के आप लोग एलिमेंट देख लो। तो पहला एलिमेंट हो गया डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगा, ये टाइपिंग गलत हो गया, टेंशन हो गया है, इंटेंशन। हाँ, पहला तो हो गया आप लोगों का। हाँ, पहला तो हो गया डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मतलब कि रॉबरी करने के लिए आपका पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। दूसरा, रिमूवल और इंडूसमेंट टू डिलीवर मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि इसमें भी आप मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ध्यान में रखोगे। मतलब किसी पर्सन से आपने कोई, मतलब कोई पर्सन मान लेते चेन पहना है तो आपने उसे छीन लिया, रिमूव कर लिया। ठीक है, मान लो मैं चैन पहना हूं, मेरे से आपने चैन छीन लिया, तो ये भी रॉबरी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने उसके सर पे बंदूक मतलब गन उसके हेड पे लगाया, उससे कहा कि अपना वॉलेट दो, फोन निकालो, चैन निकालो, जो भी चीजें वो सारी चीजें निकालो, तो ये भी थेफ्ट की वो ये भी चीज रॉबरी की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है causes to any person death, hurt, wrongful restraint, or fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint। आपने किसी पर्सन को इंस्टेंट किसी भी प्रकार, इनमें से किसी भी प्रकार का फियर दिया, और फियर देने का पर्पज है कोई चीज लेना, आप मतलब चैन या उसके पास जो भी उस टाइम है कोई चीज उससे ले रहे हैं, तो ये भी रॉबरी की कैटेगरी में आएगा। तो मैं अब पहले सारे एलिमेंट को एक कहानी के रूप में कन्वर्ट करता हूँ, अच्छे समझना। देखो, अब ये एक पर्सन है, ठीक है, अब इसे रॉबरी कॉज करना है। ठीक है, रॉबरी मान लेते हैं कि इस पर्सन के साथ करना है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं रोड पर से जा रहा था, ये हो गया रोड, इधर भी रोड, मतलब ये पर्सन ये रोड पर, इस रोड पर से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आया और इसके सर पे यहाँ पे गन लगाया और बोला, मतलब इसके सर पे बंदूक रखा और बोला कि अभी के अभी जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस पर्सन ने अपने सारे पैसे इसको इसको दे दिए, ये भी रॉबरी है। या इस पर्सन ने इसके पास आया और इसके इससे ये जो ये माना था ये चैन है, ये जो चैन पहना ये चैन छीन लिया। ठीक है, तो ये भी रॉबरी की कैटेगरी में आ जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो आपने ये देख लिया कि अगर कोई पर्सन ऑफेंस करने जा रहा है तो डिसऑनेस्टली इंटेंशन होगा ही। ठीक है, फिर दूसरा आपने यहाँ पे क्या देखा, डिसऑनेस्टली इंटेंशन के साथ आप रिमूव कर रहे हो या मतलब डिमांड कर रहे हो कोई चीज डिलीवर करने के लिए। और तीसरा आपने क्या देखा, उसको आपने फियर में रखा था, मतलब उसे गन स्पॉट की मतलब सर पे गन रखे हो, या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की, या डेथ का उसे फियर है, मतलब फियर होना चाहिए। और ऐसा फियर, ये ध्यान में रखना, इंस्टेंट होना चाहिए। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंस्टेंट, ये जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, रॉबरी एंड एक्सटॉर्शन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो इंस्टेंट वर्ड का है। रॉबरी में इंस्टेंट फियर होता है, बट एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट फियर नहीं होता। तो ये जरूर आप सबको ध्यान में रखना है कि रॉबरी और एक्सटॉर्शन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है वो इंस्टेंट फियर करता है। रॉबरी में इंस्टेंट फियर होता है, ये दिमाग में रखे रहना। ये इंस्टेंट फियर मैं वर्ड मार्क भी कर दे रहा हूँ। ये रहा, तो ये दिमाग में आप सब रखे रहना कि इंस्टेंट फियर होता है, ये रहा इंस्टेंट। और रॉबरी में आपको इंस्टेंट वर्ड नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज दिमाग में अपने आप सब अच्छे से रखे रहना। नेक्स्ट, इसके बाद आप लोगों को पनिशमेंट, तो पनिशमेंट यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे पनिशमेंट 10 ईयर है। बट एक चीज ध्यान में रखना है, अच्छा एक चीज ध्यान में रखना है, पहले तो 10 ईयर रहेगा प्लस फाइन भी रहेगा, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन ये पनिशमेंट कब पनिशमेंट नहीं, क्या कहते हैं ये, इसमें गड़बड़ आ रहा है।
ये क्या कहते हैं, पनिशमेंट बढ़ कब जाता है, तो अगर कोई पर्सन रॉबरी सूर्य छिपने के बाद और उगने के पहले, मतलब सनसेट के बाद और सनराइज होने के बीच पहले करता है, मतलब कि रात में, सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ, अगर कोई पर्सन रॉबरी रात में करता है तो रॉबरी की पनिशमेंट 10 साल से बढ़ करके कितने ईयर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो रॉबरी का पनिशमेंट 10 ईयर से कन्वर्ट होकर के 14 ईयर में बदल जाएगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर आप दिन में रॉबरी किए तब तो वो अ, क्या कहते हैं 10 साल है, बट अगर आपने रात में रॉबरी किया तो यही रॉबरी का पनिशमेंट आप सबको 14 साल मिलेगा। आप सबको इन द सेंस जो भी करेगा उसे 14 साल मिलेगा, आपको नहीं। नेक्स्ट, तो ये इसमें अगर आप लोग देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो आप बताना। अब नेक्स्ट इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि कोई रॉबरी नहीं, कोई थेफ्ट कब रॉबरी होती है, या कोई एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होती है। तो मेरे हिसाब से आप सब इससे पहले ये चीज़ों को पढ़े होंगे, लेकिन मैं अच्छे से बताता हूँ तो चीज़ों को थोड़ा अच्छे से आप सब सुनना कि कोई थेफ्ट रॉबरी कब हो सकती है। यहाँ थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बस 1 मिनट। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा था कि कोई थेफ्ट रॉबरी कब हो सकती है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये अच्छे थोड़ा आप सब समझना। ये रहा, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। टेक्निकल इशू होने की वजह से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है।